हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, जिसे हम कहते हैं संघट। इट मीन्स कोलिजन। सामान्य भाषा में संघट का मतलब लिया जाता है टक्कर, दो वस्तुओं की परस्पर टक्कर। लेकिन भौतिक विज्ञान की परिभाषा में और सामान्य जीवन की परिभाषा में संघट में कुछ डिफरेंस है। सामान्य लैंग्वेज में तो दो वस्तुएं जब परस्पर टकराती हैं, उनके संपर्क में आती हैं, तब उसको हम संघट या टक्कर कहते हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान की भाषा में संघट दो या दो से अधिक कणों के बीच अत्यंत सूक्ष्म समय में होने वाली पारस्परिक अन्योन्य प्रक्रिया है, जिसमें कणों की ऊर्जा और संवेग में पर्याप्त परिवर्तन होता है। मतलब क्या हुआ, इसको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में पहले समझने का प्रयास करें। फिजिक्स की लैंग्वेज में दो कणों की संघट का मतलब उनका फिजिकल कांटेक्ट होना, परस्पर स्पर्श में आना, संपर्क में आना जरूरी नहीं है। यदि दो कण एक दूसरे के ऊपर आते हुए एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं, एक दूसरे की ऊर्जा और संवेग में परिवर्तन कर रहे हैं और एक निश्चित दूरी तक आकर अपनी गति की दिशा परिवर्तित कर देते हैं, तो जब वो पास आते समय न्यूनतम दूरी पर आए हैं, वो उस समय उनका कहलाएगा संघट। दो वस्तुएं परस्पर टकरा रही हैं तो संघट कहलाएगा। लेकिन दो कण अगर अत्यंत पास आने पर अपने ऊर्जा और संवेग में परिवर्तन कर रहे हैं तो अभी वो संघट कहलाता है। इट मीन्स संघट के लिए दो वस्तुओं का फिजिकल कांटेक्ट या परस्पर संपर्क में आना जरूरी नहीं है। अगर वो एक न्यूनतम दूरी पर आकर के भी आप इतना पारस्परिक क्रिया द्वारा ऊर्जा और संवेग में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसको भी हम संघट कहेंगे। जितने भी आणविक परमाणविक कणों के बीच में संघट होता है तो सामान्यतः उनका कभी भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। वो एक न्यूनतम दूरी पर आकर के अपनी दिशा परिवर्तित कर लेते हैं, और जो वो न्यूनतम दूरी है उसी स्थिति में उनकी ऊर्जा और संवेग में पर्याप्त परिवर्तन हो चुका होता है। तो उस न्यूनतम दूरी पर जब वो हैं, उसी को हम कहते हैं उनके बीच होने वाला संघट। तो इसका मतलब हुआ कि संघट दो या दो से अधिक कणों के बीच अत्यंत अल्प समय के लिए होने वाली वह पारस्परिक अन्योन्य प्रक्रिया है जिससे उन कणों की ऊर्जा और संवेग में परिवर्तन होता है। अब ऊर्जा और संवेग में सामान्य रूप से परिवर्तन हो रहा है इन कणों की संघट के बीच में। उसी के आधार पर हमने संघट को डिवाइड किया कि होता कितने प्रकार का है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं संघट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोलिजन। तो संघट मुख्यतः जिन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, पहला है आपका पूर्ण प्रत्यास्थ संघट। And that is called perfectly elastic collision. यदि दो या दो से अधिक कणों के बीच होने वाले संघट में उनकी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं तो वो कहलाता है पूर्ण प्रत्यास्थ संघट। रेखीय संवेग भी संरक्षित रहेगा और रेखीय गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी, तो वो कहलाता है पूर्ण प्रत्यास्थ संघट। तो यदि दो या दो से अधिक कणों के बीच होने वाले संघट में कणों की कुल गतिज ऊर्जा एवं कुल संवेग संरक्षित रहता है, तो उसे पूर्ण प्रत्यास्थ संघट कहते हैं।
तो उसे हम पूर्ण प्रत्यास्थ संघट कहते हैं। अगर इनके हम उदाहरण लें तो जितने भी हमारे पास आणविक और परमाणविक कण हैं उनके बीच में होने वाले संघट इसी श्रेणी के होते हैं। तो सभी परमाणु आणविक कणों के बीच होने वाले संघट वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं मुख्यतः। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पूर्ण प्रत्यास्थ संघट। दूसरी कैटेगरी आती है अप्रत्यास्थ संघट। अप्रत्यास्थ संघट इनइलास्टिक कोलिजन, इस टाइप के जो कोलिजन होंगे उनके अंदर केवल उनकी रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। इनइलास्टिक कोलिजन, तो यदि दो या दो से अधिक कणों के बीच होने वाले संघट में कणों का केवल रेखीय संवेग संरक्षित रहे, गतिज ऊर्जा नहीं, तो वो कहलाते हैं अप्रत्यास्थ संघट। तो यदि दो या दो से अधिक कणों के बीच होने वाले संघट में कणों का कुल रेखीय संवेग संरक्षित हो, परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित न हो, तब इस संघट को अप्रत्यास्थ संघट कहते हैं। तब इस संघट को हम अप्रत्यास्थ संघट कहते हैं। अगर इसका हम उदाहरण लें तो सामान्य जिंदगी में होने वाले अधिकांश संघट इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्रिकेट की बॉल का बल्ले से टकराना या उनके बीच में संघट, दो गाड़ियों का आकस्मिक रूप से टकरा जाना, वो भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। तो क्रिकेट की गेंद का बल्ले से संघट या दो गाड़ियों का आकस्मिक संघट आदि। तो ये आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी जो हमने ली है अप्रत्यास्थ संघट। तो पहला हमारे पास वैरायटी है पूर्ण प्रत्यास्थ संघट। ये वो संघट हुआ जिसमें परस्पर टकराने वाले कणों का कुल रेखीय संवेग और कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। दूसरा हुआ अप्रत्यास्थ संघट, इसमें रेखीय संवेग तो संरक्षित रहेगा लेकिन रेखीय गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। अप्रत्यास्थ संघट की ही एक और स्पेशल वैरायटी आ जाती है जिसे हम कहते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट। थर्ड कैटेगरी आ जाती है वो अप्रत्यास्थ संघट ही, लेकिन उसकी एक स्पेशल वैरायटी है। तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन।
पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट यदि संघट करने वाली दो वस्तुएं संघट के पश्चात एक ही वस्तु में परिवर्तित हो जाए, यानी वो परस्पर चिपक जाए, या एक वस्तु दूसरी वस्तु में धंसकर एक ही वस्तु में परिवर्तित होकर गति कर रही हो संघट के पश्चात, तो वो कहलाएंगी पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट। तो यदि संघट के पश्चात वस्तुएं परस्पर चिपक जाएं अथवा एक वस्तु दूसरी वस्तु में धंस जाए, तब यह संघट पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट कहलाता है। क्योंकि ये अपने आप में अप्रत्यास्थ संघट है तो रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। इसमें उदाहरण ले सकते हैं हम, किसी गोली का किसी लकड़ी के टुकड़े से टकराने पर उसमें गोली का धंस जाना, तो दोनों का परस्पर संघट पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट होगा। गोली का किसी लकड़ी के गुटके से टकराकर या संघट कर उसमें धंस जाना, तो इस वैरायटी का होने वाला संघट होगा पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट। तो हमारे पास जितने भी संघट हमने अभी देखे, इनको हमने मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट, अप्रत्यास्थ, और अप्रत्यास्थ संघट की एक वैरायटी ली गई है पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट। अब हम इसी में एक और डेफिनेशन लेने के बाद दो कणों के बीच में देखेंगे पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स, एक छोटी सी डेफिनेशन पहले लेकर के चलते हैं, जिसका हम कई जगह पर इस्तेमाल करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रत्यावस्थान गुणांक। Coefficient of restitution दो वस्तुएं हैं हमारे पास, एक का द्रव्यमान m1 है, एक का द्रव्यमान m2 है। इसका टकराने से पूर्व u1 और इसका टकराने से पूर्व u2 वेग है। ये दिखाई गई है संघट से पूर्व की स्थिति। ये पहली वस्तु ली है, ये दूसरी वस्तु ली है। इसका संघट के बाद v1 वेग और इसका लिया है v2 वेग, और ये दर्शाया गया है संघट के बाद की स्थिति। तो दो वस्तुएं हमने ली हैं और दोनों वस्तुएं संघट से पूर्व, ये u1 वेग से, ये u2 वेग से, ये संघट के बाद v1 वेग से, ये v2 वेग से गति कर रही है। तो दो वस्तुओं के बीच जो संघट होता है उसमें संघट के पश्चात एक दूसरे से दूर जाते समय उनका जो सापेक्ष वेग है दैट इज कॉल्ड v2 माइनस v1,
और संघट से पूर्व उनके निकट आते समय जो उनका सापेक्ष वेग है, उन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं प्रत्यावस्थान गुणांक। कांस्टेंट क्वांटिटी है, केवल उनका परिमाण हम यहां लेकर के चलेंगे। तो किन्हीं दो कणों के बीच संघट के पश्चात परस्पर दूर जाते समय सापेक्ष वेग तथा संघट से पूर्व निकट आते समय सापेक्ष वेग, इन दोनों का जो अनुपात है ये कहलाता है प्रत्यावस्थान गुणांक। इन दोनों का अनुपात कहलाता है प्रत्यावस्थान, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इसे हम व्यक्त करते हैं स्मॉल ई से। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि दो कणों का टक्कर से पूर्व वेग u1 u2 और टक्कर के पश्चात वेग v1 v2 है, तब इस स्थिति में प्रत्यावस्थान गुणांक, दैट इज कॉल्ड स्मॉल e इज इक्वल टू होगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, v2 अपॉन v1 अपॉन u1 माइनस u2। चूंकि समान राशियों का अनुपात है, कोई मात्रक नहीं होगा, केवल इसकी कुछ संख्यात्मक मान होंगे। तो अगर हमारे पास पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट है, तो इसलिए इसके लिए ई का मान होता है 1। अप्रत्यास्थ संघट के लिए ई का मान 0 से तो बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, कम होगा। और तीसरा है हमारे पास पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट, तो इसके लिए ई की वैल्यू होती है 0। तो ई इज इक्वल टू 1, ये कहलाएगा पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट। अप्रत्यास्थ संघट के लिए जो सामान्य नॉर्मल लाइफ में जो अधिकांश संघट हैं वो इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो उनके लिए 0 का ई का मान 0 से 1 के बीच में होगा, 0 नहीं होगा और 1 से कम होगा। पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट, अगर वस्तुएं टकराने के पश्चात एक वस्तु में कन्वर्ट हो गई हैं, या तो परस्पर चिपक गई या एक वस्तु दूसरी में धंस गई है, तब उसके लिए ई का मान हो जाता है 0। तो ये है हमारा प्रत्यावस्थान गुणांक।